हम कोई पैसे वाले लोगों की पार्टी नहीं। जैसा वक्तव्य श्री शशि थरूर जी ने दिया, मैं वक्तव्य से असहमत हूँ। कभी प्रधानमंत्री ने इस बात के लिए अफसोस नहीं किया कि इतनी किसान भाइयों की जान गई। ये कविता सर्कुलेशन में है, लेकिन किसी विद्वेष के तहत इसका विरोध कर रहे हैं, वो गलत है। नीचा दिखाने का, विरोध करने का जो राजनीति का दौर है, हम और हमारी पार्टी की वर्क कल्चर से डिफरेंट। चीनी मिलाते हुए पानी में एक स्टेज ऐसी आती है, चीनी मिलनी बंद हो जाती है और जम जाती है। बीजेपी उसी स्टेज में। नमस्कार, जागरण डायलॉग्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्मृति रस्तोगी और आज हमारे साथ हैं जेडीयू के नेशनल स्पोक्सपर्सन और पार्टी एडवाइजर श्री केसी त्यागी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सर, आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए बिहार स्पेसिफिक बात करें तो 40 लोकसभा सीटें हैं बिहार में। ऐसे में अगर INDIA अलायंस की बात करें तो सीट शेयरिंग को लेकर के, क्योंकि अभी कुछ ही महीनों में ये चुनाव हैं, तो क्या सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय हुआ है? देखिए, अभी इस तरह की कोई चीज़ अस्तित्व में नहीं आई है। एक चीज़ हम आपको अश्योर कर देते हैं कि देश के अंदर इंडिया का जो सबसे मजबूत राज्य है और जहाँ कोई किसी किस्म का विवाद नहीं हो, बिहार है। हमने अपने तमाम कॉन्ट्राडिक्शंस ख़त्म किए। हमारा लालू जी का 20-25 साल का विवाद था, हमने ख़त्म किया। कांग्रेस से हमारी लंबी लड़ाई थी, वो हमने ख़त्म की। तीनों कम्युनिस्ट पार्टी CPI, CPM और CPI-ML जो कहते थे पॉलिटिकल पावर कम्स आउट फ्रॉम द बैरल ऑफ ए गन, हम सब लोगों ने मिलकर के मोर्चा बनाया विधानसभा चुनाव में, और ये लोकसभा चुनाव में भी रहेगा। और हमारे यहाँ सीटों को लेकर के कोई विवाद नहीं है। सीटों की क्या संख्या होगी, किसको कितनी सीटें मिलेंगी, ये कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में तय होगा। मैं इसलिए बात कर रही हूँ सर, क्योंकि जो 40 सीटें हैं उनमें से 16 सीटों पर सिटिंग MLAs हैं जेडीयू के, लेकिन वहीं आरजेडी के आपने क्योंकि लालू जी का जिक्र किया तो आरजेडी को एक भी सीट नहीं मिली थी। तो ऐसे में ये जो गणित है, अर्थमेटिक है, ये और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और मैं ये भी जानना चाहूँगी कि इतनी देरी क्यों हो रही है सीट शेयरिंग की बात में? कुछ नहीं, हम लोग तो चाहते हैं कि सीटें जल्दी से जल्दी तय हों, लेकिन 5 राज्यों के इसी बीच में चुनाव आ गए और सारा ध्यान कांग्रेस पार्टी का इन राज्य चुनावों पर चला गया। लिहाजा वो प्रक्रिया फिलहाल थम सी गई है। विधानसभा चुनाव के तुरंत बाद सीटों की संख्या, सीटों का बंटवारा, पार्टी का एलोकेशन सब शुरू हो जाएगा। अगर राष्ट्रीय स्तर का जो हम देख रहे हैं, आपने एक अलायंस बनाया है जिसका INDIA अलायंस नाम दिया है, लेकिन वहीं पर अगर क्षेत्रीय बात करें, स्टेट लेवल पे बात करें, तो इंडिविजुअली पार्टीज़ काफ़ी लड़ रही हैं चुनाव और एक मत नहीं है उन पार्टीज़ का। तो इस एस्पेक्ट पे क्या बोलेंगे आप? देखिए, ये जो हमारा गठबंधन है जिसको INDIA कह रहे हैं, दैट इज़ इंडिया, उसने लोकसभा चुनाव इकट्ठा मिलने का तय किया है, क्योंकि चुनौती राष्ट्रीय स्तर पर है। और जो हमारा विरोधी पक्ष है या जो सत्ता पक्ष है, उसके बारे में सभी राजनीतिक दलों का एक जैसा रवैया है जो इंडिया के हिस्से हैं। जो विभाजनकारी नीतियां हैं, जो किसान विरोधी नीतियां हैं, जो संवैधानिक संकट कई तरह के पैदा हुए हैं, उसका मुकाबला करने के लिए ऑल इंडिया लेवल पे इंडिया बना है। लिहाजा लोकसभा चुनाव हम इकट्ठा मिलकर लड़ेंगे, ये पक्का है। विधानसभाओं में जरूरी नहीं कि सब राजनीतिक दल एक साथ हो। मैं नीतीश कुमार जी की बात करूंगी, क्योंकि सारा जो विपक्ष है उसको एकजुट करने का जो काम किया है वो उनके नेतृत्व में हुआ है। तो वो वाकई में एक मिरेकल कहा जा रहा है कि अपने आपसी मतभेद छोड़ करके अगर एक प्लेटफॉर्म पे इतनी पार्टीज़ को लेकर के आए हैं, वो वाकई में सराहनीय बात है। लेकिन अब हाल फिलहाल बात किया जाए तो कहीं ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार को साइडलाइन होते हैं नज़र आ रहे हैं। नीतीश कुमार को कोई साइडलाइन नहीं कर सकता। उनका 50 साल का राजनीतिक अनुभव है। वो इस गठबंधन में शायद सबसे ज़्यादा अनुभव वाले मुख्यमंत्री हैं। केंद्र सरकार में दर्जनों विभागों के वो मुख्यमंत्री रहे हैं। उनकी स्वच्छ छवि है। इवन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो सार्वजनिक तौर पे कह चुके हैं कि परिवारवाद, जातिवाद और भ्रष्टाचार से मुक्त अगर देश में कोई नेता हुए हैं तो वो डॉक्टर लोहिया, जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार हैं। और जातिगत जनगणना करा करके जो सोशल जस्टिस की फोर्सेस है,
जो सामाजिक न्याय की ताकतें हैं उनको एकजुट करने का, उसके प्रोपेगेशन का, कंसोलिडेशन का सारा काम नीतीश कुमार जी ने इंडिया गठबंधन के लिए कर दिया है, जो इन 5 राज्यों के चुनाव के लिए भी और आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भी प्रतिबिंब का काम करेगा, गाइडलाइन का काम करेगा। लिहाजा नीतीश कुमार जी को कोई इग्नोर नहीं कर सकता है। ये बात मैं इसलिए पूछ रही हूँ आपसे क्योंकि संयोजक का जो रोल था उसमें उनको लेकर के जो उनका जो काम रहा है सबको एकत्रित करने में, संयोजक के रोल में उनको देखा जा रहा था कि उनको उस रूप में आगे प्रोपेल किया जाएगा। क्या वजह थी कि उनको प्रोपेल नहीं, हम तो अब भी मान रहे हैं कि सबसे बढ़िया संयोजन राजनीतिक तौर पर वही कर रहे हैं। पहली मीटिंग पटना में हुई जिसमें तीसरा मोर्चा उस समय अस्तित्व में था। ममता दीदी, अखिलेश जी, बिल्कुल, केजरीवाल जी और बीआरएस के नेता चंद्रशेखर राव, ये एक तीसरा फ्रंट बना रहे थे। नीतीश कुमार जी ने पिछले साल सितंबर के महीने में देवीलाल जी जयंती पर भाषण देते हुए कहा था कि तीसरे मोर्चे का कोई अस्तित्व नहीं है, पहला मोर्चा है और कांग्रेस पार्टी के बगैर कोई विकल्प जो है नहीं बन सकता है। लिहाजा तीसरे मोर्चे की कल्पना को उन्होंने समाप्त किया एंड क्रेडिट गोज टू हिम अगेन। जब पटना में खड़गे साहब, सोनिया जी के बराबर में केजरीवाल जी बैठे थे, ममता दीदी बैठी थी और अखिलेश यादव जी बैठे थे, तो ये उनके प्रयासों की सबसे बड़ी सफलता थी। हाल ही में कांग्रेस नेता शशि थरूर का एक बयान आया है जिन्होंने कहा है कि अगर कोई प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट हो सकता है इस वक्त इंडिया अलायंस का, तो वो उन्होंने बोला मल्लिकार्जुन खड़गे जी का नाम लिया, कहा कि वो एक अगर बन जाते हैं तो एक दलित चेहरा देश का प्रधानमंत्री बन जाएगा। वहीं उन्होंने राहुल गांधी का भी नाम लिया। उन्होंने कहा कि क्योंकि फैमिली रन पार्टी है तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक पुश, एक अपर हैंड मिलता है उनको, राहुल गांधी को भी। आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं अगर इंडिया अलायंस के उस पर वो लड़ रहे हैं, कांग्रेस एक पार्ट है इंडिया अलायंस का, तो कहीं ना कहीं इस स्टेटमेंट से पूरी एक विपक्ष का जो गठबंधन है उस पर हावी हो रही है कांग्रेस पार्टी? नहीं, यहाँ कोई पार्टी हावी नहीं हो रही है। सब पार्टियाँ सब मामलों पर इकट्ठे फैसला लेंगी, नंबर 1। नंबर 2, फिर भी घटक दलों के नेताओं को ऐसे वक्तव्य देने से परहेज करना चाहिए। सभी दलों को अपने अपने नेताओं पर नाज है। सभी दलों के नेताओं का अतीत खूबसूरत और बढ़िया रहा है। हम भी नीतीश कुमार जी को पीएम मटेरियल मानते हैं, टीएमसी ममता दीदी को मानती है, उत्तर प्रदेश के समाजवादी अखिलेश जी को मानते हैं, शरद पवार जी को मानते हैं। लेकिन घटक दल के किसी नेता को सार्वजनिक तौर पर इस तरह के वक्तव्य से परहेज करना चाहिए जैसा वक्तव्य श्री शशि थरूर जी ने दिया है। मैं उनके वक्तव्य से असहमत हूँ। लेकिन जैसा आपने और ना कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने तय किया है, ना इंडिया गठबंधन ने तय किया है कौन प्रधानमंत्री होगा। हम पहले 272 का मैजिक नंबर पार करेंगे और तब सब मिलकर के तय करेंगे कौन प्रधानमंत्री होगा। लेकिन आपको नहीं लगता कि ऐसे में असमंजस्य बना रहेगा कि कौन रहेगा प्रधानमंत्री का चेहरा? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुकाबला करने के लिए ऐसा कोई चेहरा तो होगा पूरे ऑपोजिशन के मन में कि इस चेहरे को प्रोपेल करना चाहिए। और ये बात गलत नहीं है कि नीतीश कुमार को एक पोटेंशियल प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट माना भी जा रहा था, प्रोपेल भी किया जा रहा था। तो ऐसे में कहाँ पे सपोर्ट की आप उम्मीद करते हैं? नहीं, हम जनता से सपोर्ट की उम्मीद करते हैं। हमारा गठबंधन का कोई प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं है। 140 करोड़ जो जनता है उसका चेहरा ही हमारे गठबंधन का चेहरा है। लिहाजा हम में कोई इस तरह का विवाद नहीं है। ये बात सही है, नरेंद्र मोदी जी का जो व्यक्तित्व है एक बड़ा व्यक्तित्व हो चुका है। उन्होंने अपने बलबूते पर भारतीय जनता पार्टी को 2 बार विजयी बनाया है। लेकिन अब ये 2014 नहीं है, 2019 नहीं है। उन्होंने जो वायदे किए थे उसमें कई ऐसे महत्वपूर्ण वायदे हैं जो पूरे नहीं हो पाए। मैं किसानों का ही मामला लेता हूँ। 750 किसान 1.25 साल के आंदोलन में यहाँ मर गए। आप कुत्ते बिल्ली के मरने पे भी अफसोस करते हो, कभी प्रधानमंत्री ने इस बात के लिए अफसोस नहीं किया कि इतनी किसान भाइयों की जान गई जो समूचे देश को भोजन कराते हैं। आज हिंदुस्तान में गेहूँ, चावल, तेल जैसी महत्वपूर्ण चीज़ें, सब्जियां का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक भारत है। इन भारत के उन किसानों की वजह से जो 1.5 साल तक यहाँ पर धरने पर बैठे रहे, तो उनकी लोकप्रियता में कमी आई है और उनकी विश्वसनीयता जो कहते हो करते हैं उसमें भी कमी आई है।
आपने किसानों का मुद्दे के बारे में बात करी, लेकिन ऐसे कौन से और बड़े मुद्दे होंगे जिनको लेकर के इस वक्त जो विपक्ष गठबंधन है वो 2024 का चुनाव लड़ेगा? देखिए, एक तो किसानों की आय दुगनी करेंगे नहीं हुई, ये सबको पता है। बेरोजगारी जस की तस है। किसानों पर कर्जे, आपको ताज्जुब होगा, हिंदुस्तान के हर किसान पर 50,000 से ज़्यादा का कर्जा है ऑन एवरी हेड। आत्महत्याओं में कमी नहीं आई है। भ्रष्टाचार किसी भी दफ्तर में चला जाए ये कम नहीं हुआ है। और एक खराब काम जो हुआ है वो है संवैधानिक संस्थाओं में टकराव। आज स्पीकर के कहने से गवर्नर विधानसभा की बैठक नहीं बुलाता, मुख्यमंत्री के कहने से स्पीकर बैठक नहीं बुलाता। ये जो संवैधानिक संकट पैदा हुए हैं, राज्यों में जो राज्यपाल हैं वो मुख्यमंत्री से इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर से बड़े हो गए कई राज्यों में। तो जो संवैधानिक गिरावट आई है, और एक सबसे खराब, जो देश का 100 साल का जो सांप्रदायिक सौहार्द था 47 के बाद का, वो पहली बार टूटता बिखरता खनोचाता हुआ दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी के और इसके वर्ग संगठन के कुछ नेताओं के अतिवादी रुख की वजह से। जेडीयू में ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि कई आंतरिक कलह भी है जेडीयू में, और जैसे कि कुछ दलित और कुछ ओबीसी नेता पार्टी को छोड़ करके भी जा रहे हैं। ऐसा लगता है आपको कि 2024 के चुनाव में कहीं ना कहीं एक सेटबैक ये साबित हो सकता है पार्टी के लिए? देखिए, ऐसा है कि हम कोई पैसे वाले लोगों की पार्टी नहीं है, हम धनाढ़ लोगों की पार्टी नहीं है, हम एलीट क्लास की पार्टी नहीं है। हमारा नेता भी, हमारे कार्यकर्ता भी सब सामान्य वर्ग से आए हैं। हमारे पास उस तरह के धन साधन भी नहीं है कि इन अफवाहों का, इन चर्चाओं का हम लोग इफ़ेक्टिवली अपोजिशन कर चुके हैं। नीतीश कुमार हम लोगों के गाइडिंग फोर्स हैं, और उन्हीं के नेतृत्व में, और जो ऑफ कोर्स जॉर्ज फर्नांडीज़ और शरद यादव जी को मैं याद करूंगा, जो हमारे 2 पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं, इन सब ने सबके साथ मिलकर के पार्टी बनाई है। ये गरीब गुरबा लोगों की पार्टी है, ये दलितों की पार्टी है, सदियों से जिनको न्याय नहीं मिला, ये पिछड़े वर्गों की पार्टी है। इक्का दुक्का कोई नेता जाता है, उससे इसके सैलाब पर, इसकी प्रतिबद्धता पर, इसके फैलाव पर कोई असर नहीं पड़ता। बिहार में सेंसस हुआ, आपको क्योंकि ऐसी बातें फिर से अफवाहें हैं, बातें हैं क्योंकि हो रही हैं पॉलिटिकल सर्कल्स में कि ऐसा भी होना चाहिए कि जातियों का आर्थिक सर्वेक्षण भी होना चाहिए। जिन लोगों को जानकारी नहीं है या जो लोग र्यूमर मॉन्गरिंग करना चाहते हैं अज्ञानता में, ये उनके द्वारा उठाए गए सवाल हैं। विधानसभा का सत्र आहूत है, इकोनॉमिक सर्वे भी विधानसभा के सत्र पर रखा जाएगा। आपके आय के स्रोत क्या हैं, आपका मकान कच्चा है कि पक्का है, आपके पास ज़मीन कितनी है, आपके परिवार के लोगों की शैक्षणिक योग्यता क्या है, जो आर्टिजन्स ट्रेड में लगे हुए हैं उनके पारंपरिक धंधे सुरक्षित है कि नहीं है, आपके पास पशुधन कितना है, सब चीज़ों पर कैपिटा इनकम कितनी है, सब चीज़ों का हमने सर्वेक्षण किया है। ये गलत प्रचार है, और जो सामाजिक समानता के सिद्धांतों के विरोधी हैं, ये उनके द्वारा किया गया प्रचार। अपर कास्ट को ऑन बोर्ड लाने के लिए या उनको मनाने के लिए या उनको ऑन बोर्ड लाने के लिए या उनको लुभाने के लिए ऐसी कौन सी रणनीति होगी इस बार जो जेडीयू बिहार में अपने? नहीं, हम अपर कास्ट के हितों के भी उतनी संरक्षक हैं। आपकी जानकारी के लिए, देश में पहली बार 2005 में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में स्वर्ण आयोग बना, जिसने अपनी रिपोर्ट दी कि गरीबी इन वर्गों के अंदर भी है। जब मंडल कमीशन वीपी सिंह जी के नेतृत्व में लागू हुआ था, सरकार चली गई, वरना तो हम लोगों ने घोषणा की थी कि EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोगों का भी 10% होना चाहिए। जब केंद्र सरकार ने EWS में घोषणा की, जनता दल यू पहली पार्टी थी जिसने इसका स्वागत किया। हालांकि तो हमारे कुछ मित्र लोग, पार्टी के लोग और दूसरी पार्टी के लोग इसके पक्ष में नहीं थे। अभी जब जातिगत जनगणना हमने कराई, उसके साथ साथ बिहार के अंदर इंजीनियरिंग में और दूसरे विद्यालयों में हमने EWS का 10% का रिजर्वेशन भी हाथ के हाथ घोषित किया। लिहाजा हम कोई कास्ट बेस्ड पार्टी नहीं है। ये सही है कि जो 86-85% जनता है वो गरीबी की सीमा रेखा के नीचे है, वो संसाधन नहीं है, और उनका तन भी कमज़ोर है, मन भी कमज़ोर है, और धन भी नहीं है। तो ऐसे वर्गों को मुख्य धारा के साथ ला कर के समाज का संपूर्ण विकास हो, ये हमारी प्रतिबद्धता है।
अच्छा, एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात हुई थी त्यागी जी कि विमेन रिजर्वेशन बिल के दौरान जो आरजेडी एमपी हैं मनोज झा जी, उन्होंने एक कविता पढ़ी थी, ठाकुर का कुआं। उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? वो कविता उन्होंने गढ़ी नहीं थी, ये कविता सर्कुलेशन में है और बड़े प्रोमिनेंट बिहार के लेखक हैं उनके द्वारा है। इससे अगर किसी की भावना आहत हुई है वो अफसोसजनक है, लेकिन किसी विद्वेष के तहत इसका विरोध कर रहे हैं वो गलत है। यद्यपि उन्होंने इसको स्पष्ट किया है कि किसी संप्रदाय जाति को अपमानित करने का नहीं था। ऐसी बहुत सारी कविताएं हैं जो चलन में हैं, जो अपर कास्ट को लेकर के भी हैं, बैकवर्ड कास्ट को लेकर के भी हैं। अब उनको कितना कहना चाहिए कितना नहीं कहना चाहिए ये अलग बात है। सर, अभी जो फिलहाल में G20 सम्मेलन हुआ था उसमें जिस तरह से मुलाकात हुई थी नीतीश कुमार जी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ, तो कई बार ये होता है कि जो आधी चीज़ें होती हैं वो बॉडी लैंग्वेज, जो राजनीति में बॉडी लैंग्वेज होती है वो बहुत एक कमाल की बात रहती है कि क्या होने वाला है, क्या हुआ, क्या होगा, क्या आगे का रोड मैप रहेगा, वो बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करती है। तो इस बार जो मुलाकात हुई थी दोनों ही प्रधानमंत्री जी और नीतीश कुमार जी के बीच में, उसको लेकर ये कहा जा रहा था कि हो सकता हो इन फ्यूचर में नीतीश कुमार जी की घर वापसी हो जाए। नहीं, ऐसा कोई ना प्रपोजल है ना हमारा मन और इरादा है। इतना हम जरूर आपसे कहना चाहते हैं, जिस तरह से कटुता का, वैमनस्यता का, नीचा दिखाने का, विरोध करने का जो राजनीति का दौर है, हम और हमारी पार्टी की वर्क कल्चर उससे डिफरेंट है। हम आज भी समाजवादी आंदोलन से निकले हुए लोग हैं, लेकिन हम आज भी अटल बिहारी वाजपेयी को अपने नेता के रूप में देखते हैं। लिहाजा लंबे समय तक हमारा भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ काम करने का अनुभव रहा है, तो हम उनको शत्रु पक्ष की तरह से नहीं मानते। आज भी नीतीश कुमार जी ने मोतिहारी में वक्तव्य दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो मेरी मित्रवत रिश्ते हैं वो बने रहेंगे, उसको लेकर भी बवाल मचा है। तो हम संकीर्ण मन के लोग नहीं हैं। हमारे असहमति के मुद्दे, हमारे विरोध के मुद्दे शत्रुता का रूप धारण नहीं करते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के जिन मित्रों के साथ लंबे समय तक कार्य करते रहें, उनके सुख में दुख में उनके लिए शुभेच्छु होते हुए हम काम करते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं होना चाहिए कि हम घर वापसी या गठबंधन से अलग होने की सोचते हैं। ये हमारा अंतिम पड़ाव है। मतलब कि घर वापसी नहीं होगी। 2024 के चुनाव के लिए भी आप बिल्कुल क्लियर हैं? बिल्कुल क्लियर। फिर बीजेपी को परास्त करने के लिए क्या रणनीति है इस बार जेडीयू की, और कितना बड़ा रोल आप देखते हैं INDI अलायंस में जेडीयू का? देखिए, बीजेपी एक सैचुरेशन स्टेज पे आ गई है। मैं साइंस का विद्यार्थी रहा हूँ। चीनी मिलाते हुए पानी में एक स्टेज ऐसी आती है, चीनी मिलनी बंद हो जाती है और जम जाती है। बीजेपी उसी स्टेज में। हरियाणा में उनकी सारी की सारी सीटें, हिमाचल में सारी सीटें, दिल्ली में सारी सीटें, मध्य प्रदेश में एक छोड़ सारी सीटें, उत्तराखंड में सारी सीटें, 6 छोड़ करके 48 में सारी की सारी सीटें महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में सारी सीटें एक छोड़ करके। इससे आगे तो सीट बढ़ने से रही। 10 में से अगर 10 हैं तो 11 तो नहीं मिलेंगी ना, उसकी संख्या कम होनी है। एक दूसरा, उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, पश्चिमी बंगाल और महाराष्ट्र, इसमें काफ़ी सीटें कम होंगी और 200 के आसपास भारतीय जनता पार्टी सहयोगी संगठन तो उनका कोई है नहीं। 2 गुट हैं उत्तर प्रदेश में, बिहार में रामविलास जी के, 2 गुट हैं अपना दल के, 2 गुट हैं शिंदे पार्टी के, 2 गुट हैं पवार साहब की पार्टी के। उसको छोड़ दीजिए, बाकी कोई गठबंधन की पार्टी उनके साथ नामधारी तो हो सकती है, ज़मीन पे कोई नहीं है। तो हम ये मान के चलते हैं कि हम बीजेपी की जो संख्या है उसको कम करने में कामयाब होंगे। लेकिन किस तरह से, क्या आपकी रणनीति रहेगी परास्त करने की? इकट्ठे होकर के वोटों का बिखराव बंद करेंगे। मगर कहीं ना कहीं आंतरिक कलह दिखने को मिल रही कहाँ है। पे नहीं है? INDI अलायंस में भी, कहाँ पे इंडिया नहीं है? अलायंस में आपने मध्य प्रदेश में बीजेपी ने मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित क्यों नहीं किया? 3 बार की मुख्यमंत्री रही हैं वसुंधरा जी, उनका चेहरा क्यों नहीं घोषित किया? आपने 3 बार के 15 साल तक रहे हैं मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ में रमन सिंह जी, उनका चेहरा घोषित क्यों नहीं किया? पार्टी में टिकटों को लेकर के, अपनी पार्टी हो या पराई हो, उसमें सब इस तरह के कॉन्ट्रडिक्शंस होते ही हैं।
2025 में आपको क्या लगता है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन सकते हैं? नहीं, ये इतिहास के गर्भ में भी है, राजनीतिक घटनाक्रम कैसा होगा। यद्यपि मैं उनमें काफ़ी संभावनाएं देखता हूं, और बिहार की नीतीश कुमार जी हमारी और लालू जी के बाद की पीढ़ी है, जाहिर है उसके सबसे बड़े नेता के रूप में वो उभरेंगे। मैं उनके लिए शुभकामनाएं भी रखता हूँ। गठबंधन की जब मैं बात कर रही हूँ तो क्योंकि आपने तीसरे गठबंधन की बात की कि किस तरह से ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल को भी मना करके दूसरे गठबंधन में एक गठबंधन क्रिएट किया, एक ऑपोजिशन का प्लेटफॉर्म क्रिएट किया। आखिरी सवाल है आपसे, आपको लगता है कि जिस तरह का, क्योंकि आंतरिक कलह है, डिस्पैरिटी है थॉट्स की, तो ऐसे में आपको लगता है कि क्या एक प्रोबेबिलिटी है कि तीसरा गठबंधन आ सकता है? नहीं, देखिए, जो हमारे मित्र नहीं हैं दल, वो भाजपा के भी मित्र नहीं। चंद्रशेखर राव की पार्टी है, जितना अच्छा तेलंगाना में करेगी वो बीजेपी का लॉस है। चंद्रबाबू नायडू भी गठबंधन में नहीं है और वाईएसआर कांग्रेस भी गठबंधन में नहीं है। अगर वो आंध्र प्रदेश में अच्छा करते हैं वो बीजेपी का लॉस है। और नवीन पटनायक जी सबसे अच्छे सुरक्षित विकेट पर हैं, वहाँ उनका मुख्य मुकाबला बीजेपी के साथ है। जितना वो अच्छा करते हैं उतना बीजेपी का लॉस है। यानी कि इन तीनों चारों राज्यों में भी बीजेपी के सदस्यों की संख्या घटती है, एडवांटेज इंडिया है। मुझको दूर तक भी नहीं लगता है कि कोई तीसरा मोर्चा बन पाएगा। तीसरा मोर्चा इन तीन राज्यों में ज़रूर काम करेगा जिनका मैंने आपसे जिक्र किया है, जहाँ पे बीजेपी वर्सेस कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, वाईएसआर वर्सेस कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, बीजेडी वर्सेस कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, ये रहेगा त्रिकोणात्मक संघर्ष। लेकिन ये राष्ट्रीय स्तर पर कोई नेशनल थर्ड अल्टरनेटिव रूप में एमर्ज होगा, उसकी संभावनाएं नीतीश कुमार जी पहले ही समाप्त कर चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज हमें वक्त देने के लिए और जागरण डायलॉग्स पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल जागरण डायलॉग्स में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।